हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी में। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, हम बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। बायोलॉजी में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व प्रीवियस वीडियो आपने देखे हैं कि हमने कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन हमारा चैप्टर शुरू है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। 4 विटामिन ए, डी, ई के हम पढ़ चुके हैं। आज हम बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जल में घुलनशील विटामिन। इसमें हमें 2 विटामिनों के बारे में चर्चा करनी है। विटामिन बी, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने भी विटामिन हैं प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कौन कौन से विटामिन हम पढ़ने वाले हैं, और साथ में पढ़ेंगे विटामिन सी। तो आइए शुरू करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर है, टॉपिक है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में हमें पहला पढ़ना है कौन सा विटामिन? विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। इससे अमूमन प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपने बताया थायमिन, इससे कहा जाता है। अब पूछा था अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है मानव में? तो आपने पढ़ा होगा कि एक रोग है जिसका नाम है बेरी-बेरी। जब मानव शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। अब आज तक ऐसा कोई रोग तो आपने देखा नहीं होगा और आसपास सुना भी नहीं होगा कि B1 की कमी हो गई है और बेरी-बेरी नामक किसी को बीमारी हो गई है, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं है। यह कई बीमारियों का, B1 की कमी अगर आपके शरीर में हुई तो कई बीमारियों की प्रारंभिक संभावना को व्यक्त करने वाली कंडीशन को बेरी-बेरी बोलते हैं। ये कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है। कैसी कोई बीमारी होती है? बेरी-बेरी कोई बीमारी है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आएंगी, जैसे भोजन का पाचन प्रभावित होना, हृदय की मांसपेशियों में दर्द होना, लकवा जैसी बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां इत्यादि ऐसी बीमारियां हैं जिनकी प्रारंभिक संभावना को हम क्या बोलते हैं? बेरी-बेरी बोलते हैं। बेरी-बेरी कोई रोग नहीं है, ये कई बीमारियों के एक समूह का प्रारंभिक संभावना को कहते हैं। और जब B1 की कमी होती है तो आपको कभी कब्ज हो जाएगा, अपच होती है, भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, हृदय की मांसपेशियों में पेन होता है, लकवा ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो इनकी जो प्रारंभिक संभावना है, प्रारंभिक स्थिति या संभावना को बेरी-बेरी कहा जाता है। तो आपने यहाँ समझा कि बेरी-बेरी कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों की प्रारंभिक संभावना है। फिर B1 हमारी हेल्प क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर की जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जैसे हमने आज अन्न ज़्यादा ग्रहण कर लिया और हमारी जो एनर्जी है अन्न ग्रहण करने के बाद ऊर्जा हमारे ग्लूकोज के रूप में मिलती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जितना ग्लूकोज आप आज बॉडी में जनरेट कर रहे हो, आपको उतनी आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त ग्लूकोज का निर्माण हो गया। तो मानव शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज या ऊर्जा होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होती है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। तो जो हमारे शरीर में ग्लूकोज अतिरिक्त मात्रा में है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होता है। ये आपको मैंने बताया था, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचयित होता है? यकृत में होता है, यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में। अब जो B1 का काम है यह हमारे अतिरिक्त ग्लाइकोजन को
ग्लाइकोजन को किस रूप में तोड़ देता है? अतिरिक्त ग्लाइकोजन, जो आपने अतिरिक्त ऊर्जा जो ग्लूकोज संचयित किया था, वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने में हेल्प करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि B1 का जो प्रमुख कार्य है या कुछ कार्य जिसमें हेल्प करता है, तो यह जो अतिरिक्त ऊर्जा मानव के ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होती है, यह ग्लूकोज के रूप में तोड़ने का सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो आपने जाना B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। फिर बेरी-बेरी रोग है क्या? यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों की प्रारंभिक संभावना है, जैसे पाचन का प्रभावित होना, हृदय की मांसपेशी दर्द होना, लकवा जैसी बीमारी इत्यादि। अब इसका कार्य क्या है? ये मानव शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा जो ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होती है, उसे ग्लूकोज में तोड़ने में बॉडी पार्ट की हेल्प करता है। जब हम पाचन पढ़ेंगे कैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जाते हैं, वो हम बताएंगे कौन कौन सी ग्रंथि है जो इसको तोड़ने में हेल्प करती है, तो उसके कार्यों में हेल्प करता है। कौन सा विटामिन? B1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर पूछा जाता है कि B1 के स्रोत क्या हैं? B1 के जो प्रमुख स्रोत हैं, इसमें आपका छिलकों के दाने, छिलकों के दाने बोल दिया, विभिन्न प्रकार के अनाजों के छिलके, गोल्डन राइस, हरी साग सब्जियां, दूध, मछली इत्यादि। यानी B1 जो होता है अनाजों के छिलकों से, अंकुरित अनाजों से, गोल्डन राइस से, हरी साग सब्जियों से, दूध इत्यादि, मछली इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो आपने बताया इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन का कार्य क्या है, यानी B2 का कार्य क्या होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होते हैं, वो हमें चर्चा करनी है। अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस नामक आपके शरीर में एक रोग हो जाता है और पूछा जाता है कि मानव शरीर में किलोसिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है यह रोग? यह मानव शरीर में त्वचा को प्रभावित करता है। इस रोग से जो त्वचा प्रभावित होती है, इसमें होंठ होते हैं, होंठ के किनारे फटे आते हैं। ठीक है, होंठ के किनारे फटे आते हैं और संबंधित व्यक्ति की जो याददाश्त होती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है आपसे कि मानव शरीर में याददाश्त बढ़ाने वाली विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याददाश्त बढ़ाने वाली विटामिन को B2 को जानते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है याददाश्त बढ़ाने वाली विटामिन है कौन सी? विटामिन B2। यह याददाश्त को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक, फिर इसका अन्य प्रमुख कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जिसे हम सेल बोलते हैं, सेल की क्रियाविधि में, वर्किंग में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? B2। तो आपने देखा B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसमें किलोसिस नामक रोग होता है इसकी कमी से। इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होती है। त्वचा में कैसे? होंठ के किनारे से फटे आते हैं। इस विटामिन की कमी के कारण संबंधित व्यक्ति के जो किलोसिस रोग से ग्रसित हो जाता है, याददाश्त की कमी हो जाती है।
और आपसे पूछा जाता है कि याददाश्त बढ़ाने वाले विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो विटामिन B2 को याददाश्त बढ़ाने वाले विटामिन कहा जाता है। फिर इसका अन्य प्रमुख कार्य है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनकी क्रियाविधि में हेल्प करता है। और एक अन्य इसका कार्य है, जो हमारे ऊतक होते हैं, ऊतक जिसे हम बोलते हैं टिश्यू, ऊतकों के निर्माण में यह हेल्प करता है, ऊतकों के ग्रोथ में यह हेल्प करता है, ऊतक या टिश्यू की ग्रोथ में यह हेल्प करता है, यानी उसके विकास निर्माण की क्रियाविधि में मदद करता है। फिर आपने बताया कोशिकाओं की क्रियाविधि में, यानी उसके जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन को प्रोसेस करने में यह हेल्प प्रदान करता है। कौन? विटामिन B2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। हम बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 2 विटामिन पढ़ चुके हैं। अगला हमारा विटामिन जो हमने चार्ट बनाया था उसमें हमें पढ़ना है विटामिन B5। इसके जो वैज्ञानिक नाम है, कई वैज्ञानिक नाम हैं, आपको एग्जाम में मिलता है नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथेनिक अम्ल, इसी को कहा जाता है PP विटामिन। इसके अन्य नाम है, तो मुख्यतः इसको नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड और PP विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो आपसे एग्जाम में इससे बहुत से बड़ा प्रश्न बनता है, बहुत कई बार आ चुका है और बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जो एग्जाम से रिलेटेड है कि विटामिन B5 की अगर आपके शरीर में कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, जिसका नाम है पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपने बताया B5 की कमी के कारण। इस रोग में पूछा जाता है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इस रोग में मानव शरीर का त्वचा और आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या एक अन्य लैंग्वेज में या शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखा रहता है CNS, यानी पेलाग्रा नामक रोग जो विटामिन B5 की कमी के कारण आपके शरीर में होता है। इसमें आपकी मुख्यतः त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है, जिसे CNS के नाम से जानते हैं। अब आपका अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया तो आप, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी केंद्र आपका मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है, आपके न्यूरॉन्स प्रभावित हो रहे हैं, तो जो संबंधित व्यक्ति होता है, संबंधित व्यक्ति कैसा हो जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित हो रहा है। नर्वस सिस्टम प्रभावित हो तो मैसेज कंटिन्यू प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी से मैसेज ब्रेन तक नहीं जा पाएंगे, ब्रेन से बॉडी तक नहीं आ पाएंगे, तो संबंधित व्यक्ति पागल हो जाता है क्योंकि इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। फिर पूछा जाता है कि इसको प्राप्त किससे किया जाएगा B5 को, तो वही इसके स्रोत हैं अनाज के दाने, हरी साग सब्जी, कार्ड लिवर ऑयल, गोल्डन राइस, दूध, पनीर इत्यादि। कभी स्रोत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्रोत से क्वेश्चन आपके विटामिन A का बनता है, विटामिन C के बनते हैं, विटामिन D के बनते हैं। इसमें स्रोत से नहीं, आपकी बीमारी से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बीमारी होती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इसमें प्रभावित होने वाले अंग क्या हैं और संबंधित व्यक्ति कैसा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़े हम। आइए चलते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B6। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है। इस विटामिन का जो प्रमुख कार्य होता है, मानव शरीर में RBC या रुधिर के निर्माण में सहायता प्रदान करना,
यह हमारे शरीर में आरबीसी या रुधिर या ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। अब अगर इस विटामिन की शरीर में कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में रक्त की जो क्रिया है, रक्त निर्माण की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। यानी B6 आपके शरीर में अगर कम हो गया, क्योंकि ये ब्लड बनाने में काम हेल्प कर रहा है और आरबीसी के निर्माण में भी हेल्प करता है, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वह बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। यानी रक्त का निर्माण प्रभावित हो जाएगा, और रक्त का निर्माण प्रभावित होता है तो उस कंडीशन को हम एक अन्य बीमारी का नाम जानते हैं, जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया इंग्लिश में बोलते हैं, और अन्य नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? रक्त अल्पता, यानी रक्त की कमी हो जाना। रक्त की कमी हो जाना इंग्लिश में एनीमिया कहलाती है। और रक्त की कमी क्यों होती है? क्योंकि आपको B6 की कमी हो गई है। B6 की कमी होती है क्योंकि ये रुधिर का निर्माण करता है। अगर रुधिर का निर्माण प्रभावित हो रहा है इसकी कमी होने के कारण, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त की कमी हो जाएगी। यानी B6 आपकी बॉडी में ब्लड को बनाने में हेल्प करता है, और अगर ये नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा। उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। फिर B6 को सपने दिखाने वाली विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सपने दिखाने वाली विटामिन, अर्थात आपके शरीर में अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति जो होता है रात को सपने बहुत देखता है। सपने दिखाने वाली विटामिन, या आपकी रात की जो क्रियाविधि है, निद्रा को प्रभावित करने वाली विटामिन, विटामिन B6 कहलाती है। फिर आपसे पूछा जाता है विटामिन B6 के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमें प्राप्त कहाँ से होगा। तो यहाँ बात हो रही है आपके रुधिर या ब्लड की बात हो रही है, तो आपको आंसर देना है आयरन युक्त फल एवं सब्जी, जैसे पालक है आपकी, सेब है, हरी साग सब्जियां हैं इत्यादि। यानी इसके जो प्रमुख स्रोत हैं जिसमें आयरन की मात्रा जिस चीज़ों में ज़्यादा रहती है उसके द्वारा इसके स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। अगर आयरन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो B6 ही कहलाता है, और आयरन की कमी होगी तो आपके ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है, इसे रक्त अल्पता कहा जाता है। और सपने दिखाने वाले विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो B6 को जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है विटामिन B9। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत अगला विटामिन हमारा B9, जिसका नाम है, रासायनिक लैंग्वेज से क्या बोलते हैं, रासायनिक भाषा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसका कहा जाता है। अब इस विटामिन का भी जो प्रमुख कार्य होता है मानव शरीर में रुधिर, या जिसे आप ब्लड बोलते हो, रुधिर, ब्लड और आरबीसी के निर्माण में हेल्प प्रदान करता है। रुधिर या ब्लड के निर्माण में यह मदद करता है। अब अगर इस विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो रक्त अल्पता ही होगी, पर रक्त अल्पता जो सामान्यतः एनीमिया जिसके नाम से जानते हैं, उससे हम B6 में पढ़ चुके हैं। इसमें जो बीमारी होती है आपको कहलाती है मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। इसे बोलते हैं हम एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता, यानी मेगालोब्लास्टिक क्या है? अब क्या होता है, अगर आपके शरीर में B9 फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है, आरबीसी में जो केंद्रक पाया जाएगा, इसकी कमी होने के बाद हमारा जो आरबीसी है वो केंद्रक मुक्त हो जाती है। केंद्रक मुक्त यानी न्यूक्लियस जो है बॉडी से बाहर निकलता है, केंद्रक मुक्त होकर आरबीसी आपकी फट जाती है। आरबीसी फटना यानी मेगालोब्लास्टिक, यानी मेगालो ब्लास्ट होना, फटने की प्रक्रिया है। तो आपकी जो आरबीसी आपके शरीर में
रक्त का निर्माण करती है। अगर रक्त का निर्माण आपका प्रभावित होगा तो आपके शरीर में एनीमिया हो जाती है और यह आरबीसी यहाँ फट रही है, ब्लास्ट हो रही है। इस कारण से इस अवस्था को क्या बोला जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, पूछा जाता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कौन सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसमें मुख्यतः मादा वर्ग और बच्चे प्रभावित होते हैं। ठीक है, भ्रूणावस्था में बच्चे प्रभावित होते हैं, मादा भी प्रभावित होती हैं इस B9 की कमी के कारण। और कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी केंद्रक मुक्त होकर फट जाती हैं, जिससे संबंधित व्यक्ति में ब्लड का निर्माण प्रभावित हो तो एनीमिया कहला जाएगी। और आरबीसी आपकी प्रभावित हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी कम होने लगेगा। प्रभावित कौन होते हैं? मुख्यतः मादा और बच्चे। ठीक है, तो B9 में हमने पढ़ा कि इसका भी प्रमुख कार्य क्या? B6 की तरह आरबीसी और रुधिर के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। इस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? आरबीसी केंद्रक मुक्त होकर फट जाती हैं और आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। प्रभावित कौन होते हैं? मुख्यतः बच्चे और मादा प्रभावित होती हैं। अब इसके स्रोत के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ें। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं ये भी B6 की तरह, क्योंकि यहाँ एनीमिया हो रही है, ये भी होगी आयरन युक्त फल एवं सब्जियां इत्यादि। सेम जैसे B6 है, क्योंकि एनीमिया हो रही है, रक्त की कमी हो रही है आपकी बॉडी में। पर यहाँ बीमारी याद रखना, अलग प्रकार की बीमारी हो रही है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है यहाँ, और उधर सिर्फ एनीमिया थी B6 में। अब हम पढ़ेंगे B12 के बारे में। लास्ट है B कॉम्प्लेक्स का हमारा विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपने बताया था इसका नाम साइनोकोबालामिन। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे डाटा बताया था, क्या क्या उसका चार्ट था, आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वैज्ञानिक नाम कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो पिछला वीडियो हमारा विटामिन का फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने सारी डिटेल बताई थी। साइनोकोबालामिन, इसके नाम में आपको दिख रहा होगा एक कोबाल्ट नाम की धातु दिख रही है, कोबाल्ट। आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी विटामिन है जो कि एक धातु धारक है? धातु मेटल धातु धारक विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थात धातु धारक विटामिन के नाम से हम बताएंगे विटामिन B12 को जाना जाता है। और कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? तो आपको बताना है, इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब इसका कार्य की बात करें तो ये भी B6 B9 की तरह मानव शरीर में रुधिर या ब्लड के निर्माण में सहायता करता है। अब जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में एक नई बीमारी होती है। वह भी जब इसकी कमी हो रही है, रक्त की कमी होगी, ये भी एक एनीमिया होगी। पर यहाँ जो होती है उस एनीमिया का नाम है प्राणघाती एनीमिया। प्राणघाती यानी बहुत हानिकारक और आपके जीवन संकट में डालने वाली विटामिन हो सकती है। इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, प्राणघाती रक्त अल्पता। अब इसमें क्या होता है? पूछा जाता है कि जो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो आरबीसी जो मानव शरीर की होती है वो 120 दिन में परिपक्व हो जाती है, यानी 120 दिन में मैच्योर कंडीशन में हमारी आरबीसी आ जाती हैं। मानव शरीर में आरबीसी का जो पूरा टेन्योर होता है, लाइफ टाइम होता है उसका, वो होता है 120 दिन का। अब जब आपके शरीर में B12 की कमी हो जाती है तो जो मानव शरीर में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी लगभग 30 से 40 दिन के अंदर ही समाप्त होने लगती हैं। 30 से 40 दिन के अंदर ये बन ही नहीं पा रही हैं, डेवलप ही नहीं हो पा रही हैं, परिपक्व यानी हो ही नहीं पा रही हैं, मैच्योर हो नहीं पाएंगी। तो आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में ब्लड प्रभावित होगा। और आरबीसी का जो प्रमुख कार्य होता है, इसका जो प्रमुख कार्य है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
बॉडी शरीर में ब्लड के द्वारा, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन लेके जाती हैं आरबीसी। अब आपकी जो आरबीसी डेवलप ही नहीं हो पा रही, बन ही नहीं पा रही, संख्या बढ़ ही नहीं पा रही है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वह क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अब बॉडी में अगर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, प्रवाहित नहीं होगी ऑक्सीजन, तो संबंधित व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी संबंधित व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस कारण से इस एनीमिया को प्राणघाती एनीमिया कहा जाता है, इसे प्राणघाती रक्त अल्पता कहा जाता है, परनीसियस एनीमिया। क्योंकि आरबीसी जो होती है अपरिपक्व अवस्था में, अर्थात 30 से 40 दिन में, 30 से 40 दिन के अंदर ही समाप्त होने लगती हैं। इस कारण से आपके शरीर में आरबीसी की लगातार कमी होने लगती है, क्योंकि हमारे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होना चाहिए। इस दौरान ही वह ब्लड का निर्माण करने में मदद कर पाती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन करने का आरबीसी करती हैं। और आपके शरीर में आरबीसी की निरंतर कमी होती आती है, तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हमारे ब्लड में नहीं हो पाता और संबंधित व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमने समझा प्राणघाती रक्त अल्पता के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। B12 वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन, धातु धारक विटामिन के नाम से इसी को जाना जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कार्य इसका रक्त का निर्माण करना होता है, पर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में प्राणघाती रक्त अल्पता यानी प्राणघाती रक्त की कमी हो जाती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि आरबीसी जो है यह पूर्णतः डेवलप नहीं हो पाती है, जिस कारण से ऑक्सीजन का परिवहन बॉडी में प्रभावित होगा और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्रोत के बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इसका स्रोत क्या है। तो यहाँ भी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, तो इसके भी प्रमुख स्रोत वही हैं। स्रोत आयरन युक्त समस्त फल, सब्जी, फल, इसमें आपकी मुख्यतः मांस, मछली इत्यादि हैं। इसमें फल सब्जी के साथ ही मांस मछली बहुत ज़्यादा इसमें होता है। इसमें पालक में भी ये होता है, पालक, क्योंकि आप जानते हो पालक, मेथी इत्यादि में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो आयरन युक्त फल एवं सब्जी की बात हो रही है यहाँ। तो ये भी B12 के प्रमुख स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा विटामिन का जो लास्ट टॉपिक है वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में हमको चर्चा करनी है। यह जल में घुलनशील हमारी अंतिम विटामिन होती है। विटामिन सी की चर्चा करेंगे हम। विटामिन सी जल में घुलनशील, बी के अलावा यह दूसरा विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो इसमें स्कर्वी एवं पायरिया नामक रोग हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी और पायरिया रोग में आपसे पूछा जाता है कौन सा भाग प्रभावित होता है, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो इसमें आपके दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं मुख्यतः। इनसे ब्लड आता है, बदबू आती है मुंह से। तो एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। इससे आपको नाम समझ में आ रहा होगा, एस्कॉर्बिक की बात हो रही है। इसमें कौन सा रोग होता है, स्कॉर्बी नामक रोग होता है, और इसमें पायरिया रोग भी होता है, ठीक है। प्रभावित होने वाला अंग दांत और मसूड़े होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अगर हम पोषक तत्वों या खाद्यान्न पदार्थों को ज़्यादा पका देते हैं तो कौन सा पोषक तत्व सर्वप्रथम समाप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम। तो ज़्यादा भोजन को पकाने के बाद आपने पाँचवीं में पढ़ा होगा, ये हमारे शरीर में के लिए जो आवश्यक विटामिन होती है खाद्य पदार्थों में, विटामिन समाप्त हो जाती हैं। और विटामिन समाप्त होने में कौन सी सर्वप्रथम विटामिन समाप्त होती है, तो विटामिन सी। विटामिन सी ज़्यादा पकाने पे सर्वप्रथम समाप्त होने वाली विटामिन है। और पोषक तत्वों में सर्वप्रथम कौन सा विटामिन खाद्य पदार्थ समाप्त होता है, पोषक तत्व विटामिन समाप्त हो जाता है। और कौन सी विटामिन पहले समाप्त होती है, विटामिन सी समाप्त होती है। अगला प्रश्न आता है विटामिन सी का जो अन्य कार्य है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है, रक्त का
थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ये कौन सा विटामिन? यानी रक्त का थक्का बनाने वाली 4 प्रकार की प्रोटीन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोजन। उन प्रोटीन के कार्यों में हेल्प कौन सा विटामिन करता है? विटामिन सी उनमें मदद करता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट बनता है ब्लड क्लॉट तो हो गया। इसमें पूछा जाता है कि मानव मूत्र में जो यूरिन होता है, मानव मूत्र में किस विटामिन का मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन या एक्सक्रीशन मनुष्य के द्वारा किया जाता है? तो मानव मूत्र में आपका विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। यानी आपके बॉडी से विटामिन सी मानव मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो मानव मूत्र में पाया जाने वाला कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। या आपसे पूछ रहे मानव मूत्र के उत्सर्जन में या मानव मूत्र के एक्सक्रीशन में कौन सा पोषक तत्व होता है, कौन सा कार्बनिक पोषक तत्व होता है? तो आंसर लगाना विटामिन। और कौन सा विटामिन? सी। तो हमने पढ़ा विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी एवं पायरिया रोग होता है। प्रभावित होने वाले अंग कौन से? दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। जब यह विटामिन यदि हम किसी खाद्य पदार्थ या पोषक तत्वों को हम पकाते हैं अपने ग्रहण करने के लिए, तो ज़्यादा पकाने के बाद सर्वप्रथम विटामिन समाप्त होती हैं। और विटामिन कौन सी सर्वप्रथम समाप्त होती है? विटामिन सी समाप्त होती है। रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के कार्यों में मदद करने वाली विटामिन कौन सी? विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जन के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं मूत्र के द्वारा, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का उत्सर्जन किया जाता है। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम। फिर पूछा जाता है विटामिन सी के कुछ जो स्रोत हैं वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है आंवला, आपने नाम सुना होगा। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। अगर आप एमपी के हैं तो पूछा जाता है आंवला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है। आंवला की बहुत ज़्यादा खेती वहाँ होती है, आंवले के बहुत ज़्यादा वृक्ष वहाँ पाया जाता है, उत्पादन बहुत होता है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है एवं अन्य साइट्रिक फल। अब साइट्रिक फल जैसे आपका संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है। अन्य साइट्रिक फलों में यह विटामिन सी की मात्रा इत्यादि। यानी आंवला मुख्य स्रोत है और अन्य साइट्रिक फल जैसे संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। और विटामिन सी में वर्तमान समय कंडीशन में देखा जाए तो आपने सुना होगा कि जो इम्यूनिटी हमारी कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का बहुत ज़रूरी योगदान है। कोरोना नामक जो महामारी फैली हुई है, तो बोला जाता है कि विटामिन सी की आप गोली आप उसको चूसो। या विटामिन सी का जो स्रोत है मुख्यतः नींबू वगैरह जो है आप सुबह 1 बार या 2 बार आपके खाने में ज़रूर शामिल करो, क्योंकि आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का, इसके बारे में बता देता हूँ। प्रतिरक्षा तंत्र या आप किसी भी बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने का कार्य करती है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी आपके प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने का कार्य करती है, आपकी बॉडी में बढ़ाने का कार्य करती है। कौन सी विटामिन करती है? विटामिन सी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय जो कोरोना महामारी है उसको लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। आप इसे आंवला, नींबू, मौसम्बी, संतरा आदि से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विटामिन का हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एंजाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।